तो नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। आज जब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2024, नया साल है और नया साल तमाम सारी चुनौतियां लेकर के भी आया है, राजनीति में भी और तमाम ऐसी सत्ता के गलियारों में भी जहां पर जिनसे 2-4 होना पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। 2 महीने का मुश्किल से 3 महीने का वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में, और दोनों ही जो बड़े गठबंधन हैं, एक तरफ है विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस और दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन एनडीए। दोनों तरफ चुनौतियां हैं और आज जिक्र उन्हीं का करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एनडीए में क्या क्या चुनौतियां हैं और कांग्रेस की इंडिया अलायंस में क्या क्या चुनौतियां हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं, बहुत बधाई हमारे दर्शकों को भी नए साल की, और नए साल सबके लिए मंगलमय हो, शुभ हो और बहुत तरक्की करें। और तरक्की करें, उसके साथ में 2024 शुरू हो चुका है जिसका जिक्र हम लोग लगभग पिछले कई महीनों से करते चले आ रहे हैं अपने डिस्कशन में, अपने एनालिसिस में, इलेक्शन को लेकर के खास तौर पर। और ये डिस्कशन भी हमारा उसी पर है और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 में जो 2 सबसे बड़े गठबंधन हैं इस देश के, उनके सामने चुनौतियां क्या होंगी। देखिए, इस देश में इस साल जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है वो देश का आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव। और मुझे माना जा रहा है कि अप्रैल में ये चुनाव संपन्न हो जाएगा और उसको लेकर ही सारी तैयारियां पिछले 1 साल से चल रही हैं। जो गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, चाहे इंडिया ब्लॉक बना हुआ है या फिर एनडीए जो बना हुआ है, तो आपस की जो लड़ाई है एक तरीके से इन्हीं दोनों अलायंस के बीच में होनी है। तो इंडिया गठबंधन की मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती है गठबंधन की शक्ल बनी रहे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, जो बयान सामने आ रहे हैं, जो भविष्य की योजनाएं दिख रही हैं, वो ऐसा लग नहीं रहा है कि सब लोग एक मत हो पाएंगे। इसलिए क्योंकि कांग्रेस अपने अलग रास्ते पे चल रही है, बाकी रीजनल पार्टीज अपने अलग अलग रास्ते पे चल रही हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी तक डिजाइन नहीं हो पाया है, चुनाव सर पे आ गया है, वक्त भी कम बचा हुआ है। तो तमाम अलग अलग पार्टियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भाई जो हो इस पर निर्णय ले लिया जाए, अदरवाइज हम अपनी तैयारी शुरू करें। कांग्रेस भी अंदर खाने से ये तैयारी कर रही है कि मैक्सिमम सीटों पर वो अकेले खुद से लड़े, कुछ जगहों पर जहां पर वो कमजोर है वो क्षेत्रीय पार्टियों को बनाने में कामयाब रहे कि यहां पर हम गठबंधन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग 2 विषय हैं जो इंडिया अलायंस की तरफ से हैं। और एनडीए के लिए खुली फील्ड है, 38 दलों का गठबंधन है, कोई विवाद नहीं है फिलहाल, लेकिन चुनौती इंडिया अलायंस से लड़ने की है। और चुनौती मुझे लग रहा है ये भी है कि एनडीए के भीतर जो इतने सारे घटक दल और भी हैं, वो भी लगातार सीटों को लेकर के एक दबाव की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, चाहे वो किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव हो या फिर देश का आम चुनाव हो। अभी पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में भी, जिस तरीके से तमाम तरीकों से एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करने का काम हो रहा है कहीं ना कहीं से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर, चाहे वो निषाद पार्टी की बात हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की बात हो, अपना दल एस की, चाहे पंजाब में, हालांकि अभी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत दिखा रही है कि अगर आप हमको नहीं लेंगे और हमारे हिसाब से चीजें नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है। वहां भी 13 सीटें हैं और कमोबेश यही स्थिति महाराष्ट्र में भी बन रही है। देखिए, एनडीए गठबंधन के साथ अच्छी चीज ये है कि बीजेपी के अम्ब्रेला के नीचे हैं सारे, और वो मान के चलते हैं कि हम बीजेपी के नीचे, भाई बीजेपी एक टाइटैनिक है, बड़ा जहाज है, उस पर बाकी लोग सवार हैं, ये मान के चलते हैं लोग। और इस हिसाब से बात होती है सीटों को लेकर के, चुनाव को लड़ने को लेकर के। एक चेहरा है, सबको पता है शिप का कैप्टन कौन है, नरेंद्र मोदी है, तो ये बात सबको पता है, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा विवाद की गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब चुनाव लड़ने पर जब जाते हैं तो आदमी बात करता है कि अपनी क्षमता के हिसाब से हमको स्पेस मिलना चाहिए। बीजेपी से उनकी जब बात होगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बाकी और जो पार्टियां अलग अलग राज्यों में जहां एनडीए में जो शामिल हैं,
वहां पर जब बात होगी तो उनकी क्षमता के हिसाब से कोशिश ये रहेगी बीजेपी की कि इनको जगह दी जाए। लेकिन बाकी जो पार्टियां जो एनडीए में है वो तो चाहेंगी ही कि हमको बीजेपी के अम्ब्रेला के नीचे मैक्सिमम स्पेस मिले। अनुप्रिया पटेल तो चाहेंगी ही कि उनको जो सीटें 2 बार से मिलते आ रही है उससे ज्यादा मिले। बाकी और जो 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 अलायंस है वो तो चाहेंगे ही उनको ज्यादा मिले। लेकिन जो एनडीए अलायंस है, एनडीए का जो गठबंधन है, उसमें ये बात सही है कि बहुत ज्यादा लड़ाई देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा विरोध देखने को नहीं मिलेगा जितना कि इंडिया गठबंधन में मिलेगा। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया अलायंस की आप जो बात कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से चीज़ों की डिमांड हो रही है, अलग अलग दल, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, हिंदी बेल्ट का कोई भी वो स्टेट ले लीजिए। अभी अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार गई है और मध्य प्रदेश में वापसी की है भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक ठाक मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा किया जा रहा था चुनाव के पहले तक कांग्रेस के द्वारा, लेकिन रिजल्ट में ऐसा कुछ दिखा नहीं। क्या इसका भी फर्क पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल देखिए असर पड़ेगा। कांग्रेस ने जो अपनी ताकत दिखाई थी कर्नाटक और हिमाचल चुनाव के बाद से, उसमें कमी देखने को मिली है। अब रीजनल पार्टीज जो हैं, देखिए कांग्रेस बिहार में क्या बात करेगी, बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है उनके पास। वहां तो उन लोगों ने अपनी सीटें भी तय कर ली हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि भाई मध्य प्रदेश में जो आपने हमारे साथ किया, आप यहाँ बात करेंगे तो ये हम आपके साथ सलूक करेंगे, जो आपकी हैसियत होगी उतना देंगे। पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कही चुकी है कि आप यहाँ जगह मत ढूंढिए यहाँ पे। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कही चुकी है कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो टीएमसी हरा सकती है। तो कांग्रेस के लिए बातचीत की गुंजाइश कई राज्यों में कम हुई है और मुझे लगता है कांग्रेस जहां पर बाइपोलर इलेक्शन है, जहां सिर्फ बीजेपी कांग्रेस है, वहां पर पूरा फोकस करेगी कि वहां पर सीधी लड़ाई लड़ी जाए और बाकी इन राज्यों में जहां पर दूसरे और क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है या मजबूत है, वहां पर अलायंस की बात की जाए, वहां पर जगह तलाशी जाए। मैं थोड़ा सा साउथ इंडिया की भी बात करूंगा। साउथ इंडिया में हम हैदराबाद तेलंगाना से लेकर के शुरू कर देते हैं, महाराष्ट्र की भी बात उसमें ले लेंगे, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र। हम ये जो 6 बड़े स्टेट हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक ठाक सीटें ये लोग होल्ड करते हैं लोकसभा की। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया के कम हुआ है। बावजूद इसके अमित शाह और मोदी की कोशिश ये है कि वहां पर स्पेस क्रिएट किया जाए और इस वजह से उधर की एक्टिविटी इस बीच बढ़ भी गई। कर्नाटक की अगर हम बात कर लें तो वापसी की है कांग्रेस ने इसी साल, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के नजरिए से देखे तो ठीक ठाक पोजीशन होल्ड कर रही है अभी भी। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि इस बार वहां से कुछ चीजें बदलने की संभावना है क्या एनडीए के लिए, खास तौर पर क्योंकि घटक दल वहां भी कईयों से बातचीत चल रही भारतीय जनता पार्टी की पर्दे के पीछे से अभी भी? देखिए, जेडीएस एक तरीके से भाजपा के साथ आ चुकी है, चुनाव में रहेगी वो, तो ये बीजेपी के लिए लोकल फ्लेवर वहां पर मिलेगा और उनको मजबूती मिलेगी। जेडीएस के आने से लोकल फ्लेवर में बीजेपी को मजबूती मिलेगी और इस लिहाज से जो इसके पहले रिजल्ट आया है लगभग उसी के आसपास पहुंचने की संभावना। हालांकि जो इसके पहले रिजल्ट आया था तब भाजपा की सरकार थी, इस बार कांग्रेस की सरकार है, ये एक अंतर है। दूसरी, अमित शाह खुद ये कहते हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना में बीजेपी का जो राइज होगा वो बाकी पार्टीज के मुकाबले या बाकी राज्यों में जहां पर भाजपा नहीं है या मजबूत नहीं है उसके मुकाबले वहां पर ग्रोथ ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। यानी कर्नाटक और तेलंगाना में बीजेपी अपने लिए बड़ी भूमिका और बड़ी जगह तलाश रही है। कर्नाटक में तो अच्छी जगह उनको मिल गई है, जेडीएस का साथ मिल गया। तेलंगाना में उनको अपने आप को साबित करना है, कांग्रेस के सामने उनको अपने आप को खड़ा करना है, क्योंकि चंद्रशेखर जो है इस चुनाव में उनको हार मिली है, शायद जनता उन पर इतना भरोसा लोकसभा चुनाव में भी ना करे। एक स्टेट का जिक्र लोग बहुत कम करते हैं, हो सकता है कि नॉर्थ, सेंट्रल और पश्चिम के बीच में कहीं कहीं वो फंस जा रहा होगा। मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। झारखंड की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से वहां से रघुवर दास की सरकार गई उसके बाद से बहुत ज्यादा बीजेपी की एक्टिविटी वहां देखने मिल नहीं रही है। बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वहां पर मजबूत हो सकती, क्या कारण लग रहा है इस बार आपका वहां पे? जी हाँ, देखिए बीजेपी के लिए वहां पर अच्छी गुंजाइश है, इसलिए
ये जो छत्तीसगढ़ में हुआ उसका असर होगा। ठीक है। क्योंकि एक आदिवासी बहुल इलाके में जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा टीम बना करके काम किया, आदिवासियों की जो भागीदारी बढ़ाई है, आदिवासी उस क्षेत्र में है, ठीक है, तो उसका असर पड़ेगा। प्लस जो अभी मौजूदा सरकार है उसने कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ी है कि उसको लेकर के लोग एक बार दोबारा उन पे भरोसा करें। तो जाहिर तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर कांग्रेस और बीजेपी, ये दो जो पार्टियां हैं, मजबूती से अगर कांग्रेस अलायंस में जाती है, गठबंधन में, तो हो सकता है उनको वहां पे कुछ प्लस पॉइंट हो, लेकिन बीजेपी के अच्छे चांसेस वहां पर दिख रहे हैं इस बार। तो कुल मिलाकर के अगर 2024 के चुनाव के नजरिए से इस साल को देखेंगे तो इस साल का जो सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, पॉलिटिकल इवेंट होने वाला है, वो है 2024 का आम चुनाव। और आम चुनाव में इस बार जिक्र बहुत सारे मुद्दों का होगा। जिक्र राम मंदिर का भी होगा और जिक्र काशी मथुरा का भी होगा, क्योंकि भले ही राम मंदिर बहुत बड़े लेवल पर उसका इवेंट किया जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों जो और जो स्पेस बने हुए हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, इनका भी जिक्र होगा। और साथ में जिक्र इंडिया अलायंस का होगा। स्टेट वाइज जो इंडिया अलायंस के भीतर जो छत्रप हैं उनकी ताकत का भी मुजाहिरा देखने को मिलेगा। और यह भी समझ में आएगा कि इंडिया अलायंस जिन बातों को लेकर के, जिन मुद्दों पर एक आम सहमति बना करके एक मंच पर आए हैं, क्या वो सफल साबित होगा, इसके लिए भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट होने वाला है 2024 में। बहरहाल आप हमको बताइए कि आपके हिसाब से एनडीए और इंडिया में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।